हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कॉमर्स वर्ल्ड। माय कॉमर्स वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 देखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग ये टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है नेचर। टीचिंग के क्या नेचर है? जिस तरीके से लर्नर्स के नेचर होते हैं, जिस तरीके से टीचर के नेचर होते हैं, उसी तरीके से टीचिंग के भी कुछ नेचर होते हैं। तो देखते हैं कि टीचिंग के क्या नेचर है। हमारा टीचिंग का सबसे पहला जो नेचर है वो है टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग ये एक आर्ट है। टीचिंग को आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि हर कोई टीचर अपने कॉन्सेप्ट को, अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएटिव बना के स्टूडेंट्स तक डिलीवर करे, किस तरीके से उसे क्रिएटिव बना के स्टूडेंट्स को पढ़ाए, उन्हें समझाए, इसलिए उसे आर्ट कहा गया है। हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे टीचर्स सेम कॉन्सेप्ट को, सेम सब्जेक्ट्स को, सेम चैप्टर्स को अपने अलग अलग स्टाइल में टीच करते हैं। हर किसी टीचर का अलग अलग स्टाइल होता है जो हर टीचर टू टीचर वैरी करता है। हर एक टीचर का एक अलग क्रिएटिविटी होता है, हर एक टीचर का एक अलग स्टाइल होता है जिस स्टाइल में वो टीच करता है, जिस स्टाइल में वो स्टूडेंट्स को सारी बातें समझाता है, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें आसानी से और जल्दी समझ में आए। इसलिए हमने टीचिंग को आर्ट कहा है। टीचिंग इज एन आर्ट। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, टीचिंग इज अ साइंस। अब टीचिंग को साइंस क्यों कहा गया है? क्यों? बिकॉज टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। टीचिंग ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलते रहती है। उसे ऐसे ही पहले ये स्टेप कर लो, पहले वो स्टेप कर लो, फिर ये स्टेप कर लो, ऐसे करके हमें बिल्कुल नहीं चलता। टीचिंग को हमें स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है, इसे सिस्टमैटिक वे में हमें लेकर जाना पड़ता है। क्या कभी हमने ये देखा है कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले ही हमारी टेस्ट ले ले या हमें क्वेश्चंस दे दे सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसे कभी होता ही नहीं। क्योंकि टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है जो कि हर टीचर, हर प्रोफेसर करता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, सबसे पहले आपको चैप्टर्स क्लियर कराए जाएंगे, चैप्टर्स खत्म किए जाएंगे, सिलेबस खत्म किया जाएगा। सब कुछ चीज़ें कवर करने के बाद आपकी टेस्ट ली जाएगी, आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होगी। इसलिए टीचिंग को हमने साइंस कहा है। टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसलिए टीचिंग को हमने साइंस भी कहा है। हमारा थर्ड पॉइंट है टीचिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब टीचिंग को हमने कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा है? जिस तरीके से लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम सभी को पता है कि लर्निंग हम हमारे आखिरी सांस तक करते रहते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हम सीखते रहते हैं हमारी लाइफ में। हर रोज़, हर सेकेंड, हर मिनट हम अलग अलग चीज़ें सीखते रहते हैं। कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं हमारी लाइफ से। तो जिस तरीके से लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं, जो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, उसी तरीके से एक टीचर के लिए टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर टीचर को, हर प्रोफेसर को, हर गुरु को अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को कुछ ना कुछ तो सिखाना ही पड़ता है जो वो कंटिन्यूस सिखाते रहते हैं। हर एक टीचर अपने आखिरी सांस तक, जिस तरीके से लर्नर अपने आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखता है, उसी तरीके से एक टीचर अपने आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ तो सिखाते रहता है अपने लर्नर्स को, अपने आस पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, अपने स्टूडेंट्स को। हर एक इंसान को वो कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीज़ें सिखाते रहता है, जो लाइफ से रिलेटेड हो, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो सोशली रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें वो सिखाते रहता है। इसीलिए टीचिंग को हमने कहा है टीचिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरीके से टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी तरीके से लर्नर्स के भी कुछ नेचर है, लर्नर्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिसमें हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम पर्सनल बैकग्राउंड भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज पर्सनल बैकग्राउंड?
Personal characteristics can be defined a demographic information about learners such as age, gender, cultural background, maturation level, language, social economic status and specific needs of learners, group such as particular skill and disabilities for impairments of learning. अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल बैकग्राउंड किसे कहा गया है ये हम देखते हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिफाइन अ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। वो डेमोग्राफिक बेस पे होती है जो हमारे एज से, जेंडर से, कल्चरल बैकग्राउंड से, मैचुरेशन लेवल से, हमारे लैंग्वेज से, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड होती है। किस तरीके से हमारा मैचुरेशन लेवल है, किस तरीके से हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है, किस तरीके से हमारी लैंग्वेज है, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एज का एग्जाम्पल लें तो अगर हम किसी 5 से 10 साल के बच्चे को पकड़कर उसे यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएं तो क्या वो उसकी प्रिपरेशन कर पाएगा? वो उन सब्जेक्ट्स को समझ पाएगा, उन टॉपिक्स को समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल उतना डेवलप नहीं हुआ होगा जो वो ये सारी सब्जेक्ट समझ पाए या वो ये सारे टॉपिक समझ पाए। उसे तो बस सिर्फ ABCD प्लस माइनस 1 2 3 4 यही सब पढ़ना है, यही बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है, उसके मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से उसे स्टडी करनी है। इसलिए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकेडमिक बैकग्राउंड। यहाँ पर एकेडमिक बैकग्राउंड से ये मतलब नहीं है कि किस तरीके से लर्नर का प्रीवियस एकेडमिक रहा है, किस तरीके से उसके परसेंटाइल रहे हैं, किस तरीके से वो स्कॉलर था, रैंकर था, एवरेज था, बिलो एवरेज था। यहाँ पर ये लेवल, यहाँ पर ये कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर एकेडमिक बैकग्राउंड से मतलब है academic background of respondent including the education type, education level and knowledge of learners has social emotional characteristics। यहाँ पर academic background का ये मतलब माना जाता है कि किस तरीके से किसी भी लर्नर को अपने सब्जेक्ट का, अपने उस टॉपिक का प्रायर नॉलेज है, किस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट से फैमिलियर है, किस तरीके से उसे अपने सब्जेक्ट से सारी बातें, अपने टॉपिक्स की सारी बातें समझ में आ रही है। इन चीज़ों का एकेडमिक बैकग्राउंड से कनेक्शन है। ठीक है, इसीलिए एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखा जाना लर्नर्स का इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से हम ज़्यादातर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर कैन बी डिस्क्राइब सच एज मेमोरी, मेंटल प्रेशर, solve problem, intellectual skill, remembers, organizes and store information in the brain। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में लर्नर के थिंकिंग लेवल से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी लर्नर के थिंकिंग लेवल से और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। किसी भी लर्नर का मेमोरी लेवल कैसा है, वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से चीज़ों को याद रखता है, किस तरीके से सारी बातों को ऑर्गेनाइज करके अपने ब्रेन में स्टोर करता है, इन सारी चीज़ों को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो सभी लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या चाहे वो कोई मैच्योर बड़ा स्टूडेंट हो। इसे कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरीके से हमने लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, लर्नर के नेचर को देखा, लर्नर के नेचर को जाना, जिस तरीके से हमने टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसी तरीके से टीचर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें एजुकेशन, स्किल और पर्सनालिटी को माना जाता है। अब आप कहेंगे टीचर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? एक अच्छा टीचर होने के लिए उसे अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है, उसे अपने सब्जेक्ट्स में मास्टरी करना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये बात करेक्ट है, बट सिर्फ यही एक बात करेक्ट नहीं है, सिर्फ यही एक बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर टीचर की एजुकेशन के साथ साथ टीचर की स्किल, उसकी पर्सनालिटी को भी देखा जाता है और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। किस तरीके से टीचर का
एजुकेशन बैकग्राउंड है, किस तरीके से टीचर का अपने सब्जेक्ट में, अपने स्पेशल सब्जेक्ट में नॉलेज है, किस तरीके से उसकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, किस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट को इजी लैंग्वेज में अपने स्टूडेंट्स तक, अपने लर्नर्स तक डिलीवर करता है, उनको समझाता है, आसानी से उन्हें सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करता है। ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। किस तरीके से वो अपने स्किल को यूज़ करके अपनी टीचिंग को क्रिएटिव बनाता है, किस तरीके से वो अपनी पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें शो करता है, ये सारी चीज़ें देखना टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। आज हमने देखा टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये तीनों चीज़ें आज हमने देखी। अब हम देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। इफेक्टिव डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? अलाउ स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक, डील विथ स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम टू सॉल्व और डील विथ पोलाइट एंड फर्मली। तो एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए? क्या जो स्टूडेंट को चाहिए वो उन्हें करना देना चाहिए? स्टूडेंट्स डू व्हाट दे लाइक, नो, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये तो कहीं से भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। कभी भी स्टूडेंट्स को हमें उन्हें जो करना है वो करने देना चाहिए नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हमारा सेकंड ऑप्शन है डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली। क्या टीचर को उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए? नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। इसकी वजह से टीचर की इमेज खराब हो जाती है। स्टूडेंट्स टीचर को नापसंद करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को हमेशा वही टीचर अच्छे लगते हैं जो उनके साथ पोलाइटली बिहेव करते हैं, फर्मली बिहेव करते हैं, जो उन्हें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जो उनकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं, जो उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव इन द क्लास। किस तरीके से टीचिंग को हम ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं क्लासरूम में? अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, गिव सेम टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर टीचिंग अ कॉन्सेप्ट। बट हम बाकी के क्वेश्चन ऑप्शंस भी देख लेते हैं, बट यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा। फिनिश होमवर्क एट स्कूल एंड सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट होम। नहीं, ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं हो जाएगा। हम स्टूडेंट्स को होमवर्क तो ज़रूर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम उन्हें घर पे सॉल्व करने के लिए कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्हें कोई भी क्वेरीज आती है, कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो वो हमें पूछ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो जाए, ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। गिव सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व आफ्टर स्कूल और कॉलेज। फिर वही बात आती है, अगर उन्हें कोई क्वेरीज आती है, कोई डिफिकल्टीज आती है तो वो एबल नहीं रहेंगे हमसे पूछने के लिए, हमें बताने के लिए। रेगुलर होमवर्क शुड बी गिवन। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ कैन वी मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव इन क्लास। तो रेगुलर होमवर्क शुड बी गिवन, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। रेगुलर होमवर्क हमें उन्हें देना चाहिए, बट होमवर्क तो घर पे करेंगे, इसका क्लासरूम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन है गिव सेम टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर टीचिंग कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन्हें क्वेश्चन सॉल्व कराना ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हमारा थर्ड ऑप्शन है, डैश इज द राइट एटीट्यूड ऑफ अ टीचर टूवर्ड्स स्टूडेंट। सुपरमेसी, बीइंग सिंपैथेटिक, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर और बीइंग टॉलरेंट। अब ये तो क्वेश्चन देख के ही हमें इसका आंसर पता चल रहा है कि बीइंग टॉलरेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि किसी भी टीचर को किसी भी स्टूडेंट के साथ पार्शल रहकर नहीं चलेगा, किसी को भी सिंपैथी दिखाकर नहीं चलेगा, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहकर नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे प्रीवियसली आपको कहा कि टीचर वही टीचर को स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, लर्नर्स पसंद करते हैं जो उनके साथ फैमिलियर हो, जो उनके साथ पोलाइट हो, उनके साथ फर्मली बात करे, उनके साथ फर्मली उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसी टीचर को वो पसंद करेंगे। तो इसीलिए बीइंग टॉलरेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर में कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी यहाँ पर मानी जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखकर हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ के सारे ऑप्शन तो करेक्ट है, बट फिर भी हमें इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आंसर क्वेश्चन में दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हमें देखनी है। पंक्चुअलिटी एंड सिंसेरिटी, ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं हमें करेक्ट लग रहा है, बट सिर्फ पंक्चुअलिटी और सिंसेरिटी होकर नहीं चलेगा। कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव, कंटेंट मास्टरी एंड सोशेबल। कंटेंट मास्टरी, ये जो ऑप्शन है ये हमें करेक्ट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब किसी भी टीचर को अपने सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी, तभी वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को वो सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सिखा पाएंगे, अच्छे से टीच कर पाएंगे। करेक्ट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव presence in the classroom. As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. Use peer command, use of peer command बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट इस ऐसे टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर, बीइंग ऑथोरिटेरियन। अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर, ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी भी टीचर को अच्छा पोस्चर अडॉप्ट करना, अच्छा पोस्चर इस्टेब्लिश करना खुद में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। जो हमने देखा टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, थर्ड पॉइंट हमारा था पर्सनालिटी, उसमें ये आएगा अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस पे आप एक और बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इसे और एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर माय कॉमर्स वर्ल्ड को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए